Hello students, now this is 11th lecture on Bohr's atomic model, and in this lecture we will discuss the topic atomic spectra. Now till the 10th lecture we had already discussed the dual nature of electromagnetic radiations, which is one of the important observation that led to the evolution of Bohr's model of atomic structure. Now the next important development that led to Bohr's model was atomic spectra. So atomic spectra is now question comes why it is a relevant development for understanding Bohr's model. So in this lecture we are going to discuss the relevance of atomic spectra for understanding the Bohr's model. Before starting with atomic spectra, we need to understand two important terms. Number one is continuous spectrum, and number two is line spectrum. Now we are already familiar with electromagnetic spectrum. We must recall it once again. What is meaning of electromagnetic spectrum? And in that spectrum we will try to understand continuous spectrum first, and then we will go for the line spectrum. So now let's go back to the page where electromagnetic spectrum is given in NCERT. Go back. Oh yes, now this is the page. Now see here, this is the complete spectrum for electromagnetic radiations. Complete spectrum means the spectrum which depicts all possible frequencies, or we can say all possible wavelength for electromagnetic radiations. इसमें आप देख सकते हैं कि जब इस स्पेक्ट्रम में हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटती है, और जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटता है. ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे पहले रिकॉल कर लें. अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द लाइन स्पेक्ट्रम. फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस. तो जब हम किसी स्पेक्ट्रम को जब हम किसी स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ एक कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स की बात हो रही है. यानी कि अगर हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्लीट स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की वेव है वहाँ से हम शुरू करते हैं, उसके ठीक बाद उससे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या है, फिर उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है जो एग्जिस्ट करती है. तो ये जो वेरिएशन है टिल दी लार्जेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, ये जो वेरिएशन है ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है. बिल्कुल ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है. इसी तरह हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी कह सकते हैं
कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो वेवलेंथ घटता है और कॉन्टीन्यूअस घटता है, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाएं तो वेवलेंथ बढ़ता है और कॉन्टीन्यूअस इंक्रीज होता है वेवलेंथ में। ये महत्वपूर्ण बात है। तो चूंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस इंक्रीज या कॉन्टीन्यूअस डिक्रीज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, तो कॉन्टीन्यूअस चेंज इन फ्रीक्वेंसी और कॉन्टीन्यूअस चेंज इन wavelength of any spectrum, any such spectrum in which the change in frequency or the change in wavelength is continuous is called as, such kind of spectrum is called as a continuous spectrum. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, इसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विजिबल स्पेक्ट्रम अलग से मैग्नीफाई करके शो किया गया है। आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से इसको यहाँ से बढ़ाया गया है और इधर ले जाकर ये मैग्नीफाई कर दिया गया है और पूरा बड़ा सा ये एक फिगर इसका दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी, चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है और पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट भी अगर हम कहीं से लेते हैं जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो ये भी इसमें भी हमें कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन ही देखने को मिलता है, चाहे हम लेफ़्ट टू राइट जाएं चाहे हम राइट टू लेफ़्ट जाएं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये भी एक कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब हम ध्यान दें अगर अब अगर हम ध्यान दें इस फिगर पे, तो हम देख सकते हैं कि जो विजिबल पार्ट है इस स्पेक्ट्रम का, इसमें यदि हम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं तो आप देखिए कि राइट में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड में हम जाते हैं यहाँ, तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल डार्क रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें। फिर जैसे जैसे हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो रेडनेस जो है कलर की कम होती जाती है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल रेड कम होते होते फिर यहाँ से हम येलो की तरफ जब चलते हैं तो रेड और येलो के बीच में हमें कुछ ऐसा कलर मिलता है जो ना तो पूरी तरह रेड है ना तो पूरी तरह येलो है। तो यहाँ कॉन्टीन्यूअस मर्जर हो रहा है, आप देख सकते हैं जो रेड कलर है वो येलो के साथ कॉन्टीन्यूअस मर्जर है। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि सडनली कहीं एक जगह यहाँ पर रेड ख़त्म हो गया हो या यहाँ पर रेड ख़त्म हो गया हो या यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड ख़त्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। या हम कहें कि यहाँ से येलो शुरू हो गया हो या यहाँ से येलो और यहाँ पर कहीं येलो ख़त्म हो गया हो, ऐसा नहीं है, ग्रेजुअल है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन है। तो ये भी एक कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। विजिबल पार्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही कॉन्टीन्यूअस है, तो विजिबल पार्ट भी उसका एक हिस्सा है, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये हुआ, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। किसी एक के टर्म्स में बात करें, या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, तो अच्छा होता है, बट हमेशा हमें एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उस ऑर्डर में जाने पे, उस डायरेक्शन में जाने पे वेवलेंथ घटेगा। ये बिल्कुल रेसिप्रोकल रिलेशन होता है दोनों में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्लियर है बिल्कुल। तो अब अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये जो विजिबल पार्ट है स्पेक्ट्रम का, इसमें से मैं यहाँ पर एक ब्लैक लाइन जो खींच रहा हूँ, लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर इतने दूर के रेड पार्ट की लाइट गायब हो जाए, समहाउ कुछ हम ऐसा करें कि इस कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम में से ये वाला जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मैंने वर्टिकल खींचा है, अब यहाँ डार्क हो गया,
यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसी तरह से मैं कोई एक और लाइन खींच दे रहा हूँ रेड पार्ट में, तो अब मानेंगे कि यहाँ की भी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहाँ पे कोई भी विजिबल या इनविजिबल किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी का पूरी तरह एब्सेंट है। इसी प्रकार से हम कोई एक और लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, और भी लाइन्स हम खींच सकते हैं। ये लाइनें कुछ कुछ दूरी पे हम खींच रहे हैं, इनके बीच कुछ सेपरेशन है, आप ध्यान देखिए। तो जो भी लाइनें रेड से वायलेट तक हमने खींची हैं, हम मान लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी अब इस कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो विजिबल पार्ट था इससे मिसिंग है, क्योंकि हर एक लाइन जो मैंने बनाई है, अगर मैं इस लाइन को वापस से डिलीट करूं, मान लीजिए मैं किसी एक ये येलो पार्ट की लाइन को डिलीट करता हूं, यानी कि अब वापस वो वाला येलो पार्ट हमें दिख रहा है जो लाइन खींचने के बाद नहीं दिख रहा था, यानी कि अब वो फिर से विजिबल हो गया हमें। तो जो भी विजिबल पार्ट है इसमें से यदि कोई भी एक फ्रीक्वेंसी इनविजिबल होगी तो वहाँ पर एक लाइन ऐसे फिर से दिखाई देगी आपको। अगर मैं पूरा का पूरा रेड पार्ट यहाँ से गायब कर दूँ, या पूरा का पूरा मैं यहाँ से ग्रीन पार्ट बिल्कुल इतनी दूर को मैं गायब कर दूँ, इसको पूरी तरह मैं डार्क कर दूँ, पूरी तरह डार्क, तो इससे आप समझ सकते हैं हमारे कहने का मतलब है कि अब इस पूरे स्पेक्ट्रम में जो कि रेड से वायलेट तक, जब हम राइट से लेफ़्ट जा रहे थे तो रेड से वायलेट तक पूरा कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम था, राइट टू लेफ़्ट, मगर अब यहाँ पे ये इतना ग्रीन पार्ट पूरी तरह गायब है, इनविजिबल है। तो जब हम रेड से चलेंगे वायलेट की तरफ तो अब ये यहाँ तक तो कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन इसके बाद ये इतनी दूर डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, और फिर यहाँ से शुरू होकर और वायलेट तक कॉन्टीन्यूअस है। मगर एक पार्ट इसका क्या कर रहा है, इस पूरे विजिबल पार्ट को अब कॉन्टीन्यूअस हम नहीं कह सकते, ये इसको डिसकंटिन्यूअस कर दे रहा है, डिस्क्रीट कर दे रहा है। तो हम पूरे के पूरे ग्रीन पार्ट को ना हटा के यदि बीच में कुछ लाइनें खींच के एक किसी फ्रीक्वेंसी को हम हटा देते हैं, या कहीं कहीं कुछ कुछ दूरी पे लाइनें खींच के हम जितनी लाइनें खींच रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसीज हम मान लेते हैं मिसिंग हो रहा है, तो भी तो अब ये स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूअस नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट चलेंगे और एक लाइन रास्ते में आएगी तो अब वहाँ वाली एक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मिसिंग हो गई, तो अब स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूअस नहीं रहा। इसी बात को समझना है यहाँ। तो यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन हम ब्लैक कलर से खींचते हैं तो ब्लैक का मतलब डार्क हो गया, कुछ भी विजिबल नहीं है, और अब ये स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूअस न कहलाकर क्या कहलाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्योंकि बीच में कुछ लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, और वो लाइनें किस बात को डिनोट करती हैं, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ को डिनोट करती हैं, और इसलिए अब ये पूरी तरह से कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं रहा। तो अब बिल्कुल क्लियर रखें, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब एक ऐसा स्पेक्ट्रम, कलेक्शन ऑफ सच फ्रीक्वेंसीज which are continuously increasing or decreasing depending on the order direction of movement, तो उसे हम continuous कहते हैं। मगर लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होगा, it is also a collection of frequencies, but the variation of frequency when we go in the spectrum from left to right or right to left is not continuous, the variation is discontinuous, at some points some frequencies will be missing, so this is called line spectrum। अब हम इस बात को आगे समझेंगे कि ये लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों बताया गया आपको, इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्या लेना देना है, क्योंकि यही हमारे लिए रिलेवेंट है इस डिस्कशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी पेज दिख रहा है आपको, सेक्शन 2.3.3, इसकी हेडिंग क्या है, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
यानी कि कुछ ऐसा एविडेंस हमें मिल रहा है जिससे एनर्जी लेवल्स के, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के क्वांटाइज्ड होने का संकेत मिलता है। और इसका कुछ एटॉमिक स्पेक्ट्रा से लेना देना है। तो अब हम समझेंगे, अगली बात जो हम समझने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो अगेन हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपके सामने ये फिगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो इसे हम पहले ऐसे समझ लेते हैं कि माना कि देखिए ये पूरा फिगर है और ये फिगर इस पूरी बात को एक्सप्लेन करता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। और आप यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम देख सकते हैं फिगर में, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। एमिशन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है ऊपर और नीचे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखा है। और ये दोनों ही स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इन दोनों में ही आप कुछ वर्टिकल लाइंस देख सकते हैं, दोनों ही में, एमिशन स्पेक्ट्रम में भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी, दोनों में आपको कुछ लाइनें वर्टिकल दिख रही हैं। तो ये कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम तो नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम है। अब हम ये समझेंगे कि ये स्पेक्ट्रम मिला कैसे हमें और क्या रिलेवेंस है, और इसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर के फुटनोट में एटॉमिक एमिशन लिखा हुआ है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी नीचे लिखा हुआ है। यानी कि ये जो भी स्पेक्ट्रम है इसका कुछ ना कुछ एटम से लेना देना है। तो इस बात को हम समझेंगे कुछ फिगर बनाते हुए। अब देखिए, मान लीजिए कि एक मिनट, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसे समझने की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि मानिए एक ऐसा चैम्बर है और इस चैम्बर को हम क्यूबॉइडल बना लेते हैं, क्यूबिकल बना लेते हैं, और मानते हैं कि इस चैम्बर के अंदर कुछ एटम्स हैं। एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन एटम लिया गया था, मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन यानी H एटम्स, नॉट H2, इस पे ध्यान दीजिएगा। H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, डाई एटॉमिक होता है। मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ पे लिया गया, मानिए मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसे हम H सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें। और मानिए कि इस पूरे सैंपल से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास कराया। ये एरोज जो मैं बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, ये ध्यान देंगे। ये क्या है? कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ EM रेडिएशंस। जब ये रेडिएशंस इस सैंपल से पास की और बाहर निकली तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि कुछ एक फ्रीक्वेंसीज़ मिसिंग थी। जैसे मैं देखिए इस लाइन को आगे नहीं बना रहा हूँ, कुछ एक फ्रीक्वेंसीज़ मिसिंग थी। जो कंप्लीट EM रेडिएशन था इसमें से जब इसे इस मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन के सैंपल से पास कराया गया और उसके बाद इस चैम्बर से, सैंपल से पास करके बाहर निकलने वाली इन रेज़ को ऑब्ज़र्व किया गया, तो ये पाया गया कि few frequencies are missing।
या कहें कि उनकी इंटेंसिटी कम हो गई, उतनी ब्राइट नहीं थी, यानी कि कुछ तो एब्जॉर्ब हुआ है। अब ऐसा तो तभी होगा कि जब इधर से हमने जो भी पास कराया कंप्लीट स्पेक्ट्रम, उसका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम निकल के राइट साइड में बाहर नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, और मिसिंग है तो कहाँ गया? तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम इस सैंपल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो यहाँ मिसिंग दिख रही है, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को एब्जॉर्ब किया होगा। ये बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था। और जब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया गया रिपीटेडली, तो हर बार यही नोटिस किया गया कि जो फ्रीक्वेंसीज़ मिसिंग हैं वो वही फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो पिछली बार भी मिसिंग थी। यानी हर अगले एक्सपेरिमेंट में मटेरियल को नहीं बदल रहे हैं हम, ये ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को ही लिया जा रहा है, मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन। यदि सेम मटेरियल को लिया जा रहा है, सेम एटम्स को, सेम टाइप ऑफ एटम्स कहें को लिया जा रहा है, तो वही सेम फ्रीक्वेंसीज मिसिंग मिल रही हैं हमें एवरी टाइम व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। और ये जो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं वो कॉन्टीन्यूसली मिसिंग नहीं है। यानी कि अब वापस से अगर हम अपने पिछले डिस्कशन पे जाएं कि यदि हम यहाँ पे ये पूरा स्पेक्ट्रम का बैंड देखें, तो जिसमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है, मिनिमम, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में है, मैक्सिमम, न्यू मैक्सिमम। तो इस पूरे कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम में से कुछ कुछ बीच से मिसिंग है, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ बीच से, और वो भी इक्वल इंटरवल पे नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इक्वल इंटरवल पे आपको मिस्ड फ्रीक्वेंसीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज मिल रही हों, ऐसा भी नहीं था, मगर कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी। तो हमने तो जब इंसिडेंस कराया तो ऐसा कुछ भी मिसिंग नहीं था। हमने पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम पास कराया इस सैंपल से, कंप्लीट स्पेक्ट्रम, और कंप्लीट ना मिल के हमें क्या मिल रहा है, कुछ कुछ कहीं कहीं से फ्रीक्वेंसीज मिसिंग मिल रही हैं। अब हमें पता है कि कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होने का, मानिए हम इसको इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ को न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 ऐसा कुछ नाम दे दें, तो फ्रीक्वेंसीज़ मिसिंग होने का मतलब इन फ्रीक्वेंसीज़ की एनर्जी, यानी कि एनर्जी क्या होगा, एच न्यू 1, एच न्यू 2, एच न्यू 3, इनको हम एनर्जीज़ को E1, E2 नाम दे सकते हैं, E3, ये एनर्जीज़ मिसिंग हो रही हैं। और हर बार वो पर्टिकुलर सैंपल जो हाइड्रोजन का जैसे हमने यहाँ लिया है, आप हीलियम भी ले सकते हैं और गैसेस लेके भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, हम फ़िलहाल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो एवरी टाइम सेम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब हाइड्रोजन की जो कैपेबिलिटी है वो एवरी टाइम इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को, इन्हीं एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने की है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है हाइड्रोजन एटम के अंदर, उसकी कैपेबिलिटी या उसकी प्रॉपर्टी कहें, एक फिक्स्ड टाइप की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो हर बार उन्हीं फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है जो पिछली बार कर रहा था, कोई चेंज नहीं है। तो बोर साहब ने इस बात को ऐसे ही प्रेजेंट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर प्रेजेंट हैं वो इन पर्टिकुलर एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके और लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, और हर बार सेम एनर्जी। अब इस बात को भी आप ठीक से समझें, इसका क्या मतलब है। अब देखिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और अगर हम ये सर्कल्स बना लें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और माने कि न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और सैंपल के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं,
तो किसी एक एटम की बात करें और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये यहाँ से जंप करके कहीं यहाँ पहुँच गया, तो उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। फिर मानिए कि वो अगर कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कोई और फ्रीक्वेंसी भी तो हो सकती है। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ था और यहाँ से वो जंप करके किसी न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर चला गया यहाँ, तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसे, यानी वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ऐसी स्थिति में उसने कुछ ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। अलग अलग एटम्स जो सैंपल में मौजूद हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे और उनका ट्रांजिशन यानी जो शिफ्टिंग हो रही है लो से हाई एनर्जी लेवल में वो भी अलग अलग हो रही होगी। मगर एक बात तो तय है कि हर बार चूँकि वही फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं जो पिछली बार दिख रही हैं फॉर ए गिवन मटेरियल लाइक हाइड्रोजन हियर, तो इसका मतलब कि जो परमिसिबल एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। यानी कि अब अगर वो यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो हर बार यहाँ से यहाँ ही जंप कर रहा है। फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये वाला जंप होगा, फॉर अनदर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो हर बार मिसिंग दिख रहा है वो ये वाला। जैसे कि हम कह लें कि ν1 करस्पॉन्ड्स टू दिस ट्रांजिशन, ν2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू दिस ट्रांजिशन। सिमिलरली हम और भी सर्कल्स बना सकते हैं और हायर लेवल में जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाए तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो, फिर इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल से वो यहाँ जा रहा हो, इसके लिए कुछ अलग फ्रीक्वेंसी हो, या वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ चला जा रहा हो, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ कई सारी हैं मगर ये सारी पॉसिबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं क्योंकि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हर बार फिक्स्ड हैं। तो इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ का फिक्स्ड होना इस बात को निश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन लो से हाई एनर्जी लेवल में एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और इसी वजह से क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की बात कही गई कि जो बोर साहब ने कहा कि जो एटम है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांजिशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को जा रहा है, बल्कि वो एक बार में एक जंप मारेगा या फिर कोई दूसरा बड़ा जंप मारेगा या दो छोटे छोटे जंप मारेगा, मगर वो जंप जो मारेगा वो फिक्स्ड है फॉर अ गिवन काइंड ऑफ एटम, फॉर अ गिवन टाइप ऑफ एटम। इस बात को लैडर से उन्होंने कनेक्ट किया। लैडर आप समझते हैं, किसी दीवार के किनारे एक सीढ़ी को अगर हम लगा दें तो अब यदि हमें इस सीढ़ी पे चढ़ना हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हम पैर यहाँ पर रखेंगे पहले स्टेप पे, या फिर दूसरे स्टेप पे, या फिर तीसरे स्टेप पे। हो सकता है हम पहले स्टेप्स की नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए कि ये एक सीढ़ी है, दीवार के किनारे खड़ी है। अब कोई व्यक्ति अगर अपने पैर को रखेगा तो या तो वो पहले स्टेप पे रख सकता है, पहले से जब वो स्टेप से जब वो पैर उठाएगा तो सीधा वो दूसरे पे रख सकता है। पहले और दूसरे के बीच में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो पैर रख के स्टेबल हो सके और रुक सके, खड़ा हो सके, ये संभव नहीं है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में डायरेक्टली जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ही वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में दूसरी कोई फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए हमें मिसिंग नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो कई बार एक्सपेरिमेंट करने पे ये पॉसिबिलिटी भी सामने आती, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। ये ज़रूर हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप पे, पहली सीढ़ी के पहले स्टेप पे हम पैर रखे हों
तो यहाँ से हम डायरेक्ट तीसरे पे चले जाएं, दूसरे पे हम पैर ही ना रखें। मगर फिर से ये ध्यान देने वाली बात है कि हम पहले से तीसरे पे जाने की पॉसिबिलिटी तो सोच सकते हैं, मगर पहले से दूसरे के बीच में या दूसरे से तीसरे के बीच में बीच की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां हम पैर रख सकें और हम स्टेबल हो सकें। यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड जाए या और फिर सेकंड से थर्ड जाए, या डायरेक्टली फर्स्ट से थर्ड जाए, ये हो सकता है। डायरेक्टली फर्स्ट से फोर्थ जाए, ये भी हो सकता है। या फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फिर फोर्थ जाए, ये हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ तो समझ में आ रही थी, और इन सभी पॉसिबिलिटीज़ के करस्पॉन्डिंग हमें एक फ्रीक्वेंसी भी मिल रही थी, जो फर्दर एनालिसिस से पता चला। इस एनालिसिस को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। द टर्म यूज्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वो मेथड है जिससे हम स्पेक्ट्रम को की एनालिसिस करते हैं फॉर ए गिवन मटेरियल। तो जो हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम मिला उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम कहा गया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो टर्म एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इसका क्या मतलब है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मीन्स वह स्पेक्ट्रा जो किसी एटम के सैंपल से हमें मिल रहा हो। अब एटम के सैंपल से, जैसा कि हमने यहाँ हाइड्रोजन एटम को लिया, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के दो टर्म्स हैं इससे एसोसिएटेड, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो नाउ यू कैन सी हियर इट इज एमिशन स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन। Spectrum. Now what is this emission and absorption spectrum? Sorry, spectrum spelling correct कर लीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कंप्लीट स्पेक्ट्रम, इस फिगर को देखें, जो चैम्बर में हमने मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन लिया और कंप्लीट स्पेक्ट्रम को अलाउ किया सैंपल से पास करने के लिए। तो अब इसको हम इस फिगर में समझते हैं। सैंपल से जब पास किया तो जो निकल के रेडिएशंस आई बाहर, उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो ईएम रेडिएशंस का था स्पेक्ट्रम का, जो हमने इंसिडेंट कराया था, वो एज इट इज़ हमें मिला। कुछ एक मिसिंग थे, कुछ एक फ्रीक्वेंसीज जिनमें कुछ डिफरेंस भी था, कुछ दूरी पे थे, वो कॉन्टीन्यूअस नहीं थे, वो मिसिंग थे। तो आप देख सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के नाम से इस स्पेक्ट्रम को हम जानेंगे। अब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को आप ध्यान से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में रेड कलर है, एक्सट्रीम रेड में लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डार्क है। आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल डार्क, यानी कि ये एब्जॉर्ब हो चुका है पूरी तरह। और जितनी भी बीच की लाइनें हैं आप देख सकते हैं, बीच बीच में लाइनें हैं। यहाँ 1 2 3 मैं लाइनों पे नंबरिंग कर रहा हूँ, और ऐसे आप लेफ़्ट साइड में बढ़ते जाएं। और भी लाइनें हैं जो क्लोजली स्पेस्ड लाइनें हैं, आप देख सकते हैं, बहुत पास पास भी हैं। अनइक्वल इंटरवल्स पे ये लाइनें हैं, और ये हर एक लाइन किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं, ν3 सॉरी। हर एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है वो बिल्कुल वही वाली ब्लैक लाइन है जो मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम समझाते वक्त बताया था कि अब कुछ एक फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं और ये स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूअस नहीं रहा, जबकि हमने जब इंसिडेंट कराया था तो वो पूरा कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम इंसिडेंट कराया था, उस सैंपल से पास कराया था और सारी फ्रीक्वेंसीज उसमें प्रेजेंट थी, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब हो गई और अब ये जो स्पेक्ट्रम मिला वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला। इस स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वह स्पेक्ट्रम है जो उन फ्रीक्वेंसीज को डार्क लाइन से शो करता है जो एब्जॉर्ब हो गई हैं, दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सैंपल।
इसलिए इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जा रहा है। ये बिल्कुल क्लियर रखिए। और अब एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? एमिशन का मतलब आप जानते हैं, टू एमिट द लाइट। तो अब जिस सोर्स से हम कंप्लीट स्पेक्ट्रम को, अब आप राइट साइड में नोट्स में देखें, ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम हम इंसिडेंट करा रहे थे, ये किसी सोर्स से करा रहे होंगे, कहीं से तो आ रही होगी ये ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की लाइट। तो अब यदि उस सोर्स को हम ऑफ कर दें, सोर्स जो हमारा है जहाँ से लाइट आ रही है उसको हम ऑफ कर दें, तो इसे ऑफ करते ही इंसिडेंट होना बंद हो जाएगा, इधर से लाइट्स का आना बंद हो जाएगा सैंपल की तरफ। तो जब आना बंद हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। अब जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बंद हो गया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अब तक एब्जॉर्ब करके और हायर एनर्जी स्टेट में चले गए थे, जैसा कि मैंने आपको इधर एटम में बताया था, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चले गए थे, अब ये सब वापस लौटना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं अब ये सब वापस लौटना शुरू करेंगे, और जब ये वापस लौटेंगे तो उतनी ही एनर्जी एमिट करेंगे जितना एब्जॉर्ब करके ये लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में गए थे। तो अब चूंकि ये लाइट को एमिट कर रहे हैं जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि जब ये एमिशन होगा तो भी बिल्कुल ये सीढ़ी वाली बात को आप समझ लें, जो लैडर मैंने बताया था कि यदि आप पहले स्टेप से चढ़ के दूसरे पे गए हैं, दूसरे से चौथे पे गए हैं, चौथे से छठे पे डायरेक्ट गए हैं, या पाँचवें पे चढ़ के गए हों, तो जो पॉसिबिलिटीज़ चढ़ने के लिए थी वही उतरने के लिए भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि अब जब इलेक्ट्रॉन 6 से 5 पे आएगा तो बीच में कहीं नहीं रुकेगा 6 और 5 के, डायरेक्टली वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा जो वो एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर गया था। तो जिस तरह ऊपर जाने की कुछ पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ हैं, वैसे ही नीचे आने की भी कुछ पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। तो वही सारी फ्रीक्वेंसीज़ फिर से एमिट होंगी जो फ्रीक्वेंसीज़ एब्जॉर्ब हुई थी, मिसिंग थी। यही बात हमें एमिशन स्पेक्ट्रा में देखने को मिलता है। ये अब आप देख सकते हैं। कम बैक टू दैट, लेट मी सी दैट फिगर, यस, नाउ यू सी एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आप देख सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आप बिल्कुल इस बात को क्लैरिटी से समझ पाएंगे। ये देखिए, मैं इसे पहले डिलीट करता हूँ जो मैंने बनाया था फिगर। अब देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो नीचे है, इसमें जहाँ पे पहली वाली डार्क लाइन है, इसको हम अगर न्यू 1 कह दें फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल जो एब्जॉर्ब हुआ था और यहाँ डार्क लाइन आ गई थी, मिसिंग था यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस में से, बिल्कुल वहीं पे, एग्जैक्टली वहीं पे आप देख सकते हैं ये ऊपर एमिशन स्पेक्ट्रम वाले फिगर में वही ब्राइट रेड कलर की आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई थी और मिसिंग हो गई थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। उसी तरह न्यू 2 फ्रीक्वेंसी जो दूसरी वाली, इसके लेफ़्ट साइड में हम चलें तो जो मिसिंग थी वो बिल्कुल ऊपर वाले एमिशन स्पेक्ट्रम में आप विजिबल हो गया, आप देख सकते हैं। यानी कि एमिशन उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ का हो रहा है जो फ्रीक्वेंसीज़ एब्जॉर्ब हुई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब हम पूरे सैंपल को क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे थे। एक्सपोजर बंद करते ही एमिशन शुरू हुआ और वही फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल वही सारी फ्रीक्वेंसीज जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग थी वो एमिशन स्पेक्ट्रम में विजिबल हो गई। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाया क्योंकि ये उन सभी फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा था जो एमिशन में हमें देखने को मिला। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इस पूरे डिस्कशन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक बात निश्चित हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही रहते हैं
अगर वो लो से हाई जंप करके जाएंगे भी तो कुछ फिक्स्ड पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, उन्हीं एनर्जी लेवल्स में जाएंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। और जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न होंगे तो भी वही फिक्स्ड पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इस बात को यहाँ फिगर में देखिए आप, नीचे और भी आपकी एनसीईआरटी में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये फिगर 2.11 ये इसी बात को बता रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए जो n=1 आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये एनर्जी लेवल को n से डिनोट किया गया। आगे आप पढ़ेंगे इस n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम n से समझते हैं कि n=1 यानी वो सबसे छोटा वाला नीचे वाला एनर्जी लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी सीढ़ी से अगर लैडर से समझे तो सबसे नीचे वाला स्टेप। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं n=2, यहाँ ऊपर आप जाते हैं तो आपको दिखाई देता है n=3। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाउनवर्ड वर्टिकल एरोज बने हुए हैं ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, एक मिनट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायलेट कलर के यहाँ पे ये सारे वायलेट कलर के हैं, यहाँ पे ये रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट यहाँ पे है, फिर है ना, इस तरह से ट्रांजिशंस को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे एक आपको एरो दिखाया जा रहा है कि n=2 से n=1 में आ रहा है, फिर n=3 से n=1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर इसी तरह n=4 से लौट के आ रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से n=1 में लौट रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को डिनोट किया गया है, जो आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 3 से 2 लेवल में लौट रहा है, 4 से 2 में लौट रहा है, 5 से 2 में लौट रहा है, 6 से 2 में लौट रहा है। तो जो लौटने वाला यानी लोअर एनर्जी लेवल फिक्स है n=2 के लिए। सो यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। इसे मैं फिर जब टेक्स्ट रीड करूँगा एनसीईआरटी का एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल इस पूरे लेक्चर में मैं यही बताना चाहता था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, और इस पूरे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऑब्जर्वेशन से, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनके ऑब्जर्वेशन से हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी मिली। तो जानकारी ये मिली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्वांटाइज्ड यानी कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में है, कॉन्टीन्यूअस एनर्जी लेवल जैसा कुछ भी नहीं है। यही बात यहाँ पे ये टॉपिक में लिखा गया है, आप देख सकते हैं, एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब n क्या है यहाँ पे ये आप समझ चुके हैं, n एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे का जो डिस्कशन अगले लेक्चर में हम करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि n की अलग अलग वैल्यू के लिए एटम का रेडियस क्या है, यानी कि सेंटर न्यूक्लियस जो है वहाँ से एनर्जी लेवल की दूरी क्या है। इस पे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ चलेंगे। So see you in the next lecture.